जो है कि रिफ्लक्स रेशो। अब देखें, ये हमने डायग्राम देखी थी लास्ट टाइम में, जो हमने ये टॉप ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्लक्स रेशो स्टडी की थी। yn इज इक्वल टू r ओवर r प्लस 1 xn प्लस 1 प्लस xd ओवर r प्लस 1, राइट। तो उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम थी जिसमें आप देखें कि जो एनरिचमेंट लाइन, अच्छा बार बार ये लफ्ज यूज हो रहा है एनरिचमेंट लाइन। एनरिचमेंट लाइन इज बेसिकली टॉप ऑपरेटिंग लाइन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इन द फर्स्ट लेक्चर दैट द रेक्टिफाइंग सेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एनरिचमेंट सेक्शन। सो रेक्टिफाइंग सेक्शन की जो लाइन है यानी कि टॉप ऑपरेटिंग लाइन, इट इज आल्सो कॉल्ड द एनरिचमेंट लाइन। तो ये जो एनरिचमेंट लाइन है, आप ये क्या कहते हैं, इफ नो प्रोडक्ट इज विथड्रॉन फ्रॉम द स्टिल दैट इज डी इज इक्वल टू 0। अब यानी कि टॉप प्रोडक्ट आप ले ही नहीं रहे, सारे को आप रिफ्लक्स कर रहे हैं अगर, तो then the column is set to operate under conditions of total reflux, and as seen from equation the top operating line has its maximum slope of unity and coincides with the line x is equal to y। वो इसलिए क्योंकि देखें, अब आपके पास मिकेप थील मेथड में दूसरा क्या होता है, ये XD एंड 0 XD ओवर R प्लस 1। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो वो है मतलब कि आप टोटल रिफ्लक्स कर रहे हैं, D इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें अगर हम D इज इक्वल टू 0 वहां से पुट करें, जो होता है DXD ओवर VN, अगर D इज इक्वल टू 0 होगा तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 0 यानी कि आपकी जो लाइन बनेगी वो 0 0 एंड XD ये बिल्कुल ये जो 45 डिग्री का यानी कि x इज इक्वल टू y की लाइन है ना, उस पे लाई करेगी, इस लाइन पे। तो यहां पर आपके पास अगर आप कोई भी टॉप प्रोडक्ट नहीं ले रहे और आप सारे को रिफ्लक्स कर रहे हैं, सो इफ द रिफ्लक्स रेशियो इज रिड्यूस्ड, अब यहां पे लाई करेगी इसका। अब ये है कि जैसे जैसे हम इसको रिफ्लक्स रेशियो को अब रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा टॉप प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि हम टॉप प्रोडक्ट ले ही ना, हमने प्रोडक्ट भी तो लेना है। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, और इस एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या होगा, एनरिचमेंट लाइन फॉर टोटल रिफ्लक्स विद मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स। जब आप टोटल रिफ्लक्स कर देंगे तो जाहिर है आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी इन ऑर्डर टू अचीव अ गिवन सेपरेशन, राइट। अच्छा, अब ये एक रियलिस्टिक की तरफ जाते हैं। इफ द रिफ्लक्स रेशियो इज रिड्यूस्ड, द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन इज रिड्यूस्ड एंड मोर स्टेजेस the slope of the operating line is reduced okay the slope of the operating line is reduced and more stages are required to pass from xf to xd as shown by the line AK। अब ये देखिए, ये एक रियलिस्टिक लाइन है जहां पे कॉलम ऑपरेट कर रहा है AK। यहां पे आप देखें यानी कि आप टॉप प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, रिफ्लक्स रेशियो जरा कम कर दिया है, तो इस तरह के, और ये एग्जांपल 11.7 में भी इसी तरह की लाइन थी जो भी अब तक हमने प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स की हैं, ठीक है। अच्छा, अब further reduction in R will eventually bring the operating line to AE where an infinite number of stages is needed to pass from XD to XF। अब ज्यादा रिड्यूस करते जाएं तो फाइनली आपके पास ये AE वाली लाइन बन जाएगी। अब AE पे वो कह रहा है, देखें ये जो लाइन है यानी कि टॉप ऑपरेटिंग लाइन जो जहां पे इक्विलिब्रियम कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू XF एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव अ गिवन सेपरेशन। आपने रिफ्लक्स रेशियो इतनी कम कर दी है कि अब जाहिर है कोई कंपोजिशन में फर्क ही नहीं हो रहा होगा, तो infinite number of stages will be required to achieve a given separation। जी, तो wherein this arises from the fact that under these conditions the steps become very close together at liquid compositions near to XF and no enrichment occurs from the feed plate to the plate above। ये ग्राफिकली भी फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाते जाते आपके पास इन इस पोर्शन में इतने कम हो जाएंगे ना, उनके इतने छोटे माइन्यूट हो जाएंगे कि इट विल बी इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट देम। 25 30 50 60 पता नहीं कितने हो जाएंगे, जिसको इन्होंने कह दिया इनफाइनाइट। and no enrichment occurs from it. These conditions are known as minimum reflux।
मिनिमम रिफ्लक्स क्यों कहते हैं वो आगे ये बता रहे हैं, नोन एज मिनिमम रिफ्लक्स एंड द रिफ्लक्स रेशियो इज डिनोटेड बाय RM. Any small increase in R beyond RM will give a workable system, although a large number of plates will be required. Right? इसका मतलब ये है कि ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, यानी कि टोटल रिफ्लक्स जिसमें बिल्कुल ये x इज इक्वल टू y की लाइन बन जाएगी, टॉप ऑपरेटिंग लाइन, और मिनिमम रिफ्लक्स जिसमें AE लाइन बनेगी, टॉप ऑपरेटिंग लाइन. AE जब बनती है एट मिनिमम रिफ्लक्स यू विल रिक्वायर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस, जो कि हम नहीं, इट्स नॉट वर्केबल, इट्स नॉट रियलिस्टिक. इसी तरह एट टोटल रिफ्लक्स व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्ट यू विल रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस. आपने क्या करना होता है, यू विल नीड समथिंग इन बिटवीन द मिनिमम रिफ्लक्स एंड द टोटल रिफ्लक्स टू प्रोवाइड अ वर्केबल सॉल्यूशन. ठीक है. So it is important to note, अब क्यों इसको मिनिमम कहा जाता है, it is important to note that any line such as AG which is equivalent to a smaller value of R than RM represents an impossible condition since it is impossible to pass beyond point G towards XF. अब देखें ये अगर point G, ये इन्होंने कहा AG हो जाए अगर, ये तो वैसे ही impossible है, मतलब कि आपके पास आप देखेंगे XF से ही वो XF तक ही नहीं आ रहा तो it's not possible, इक्विलिब्रियम कर्व से ही बाहर जा रहे हैं. ठीक है. तो इसीलिए इसको कहा गया मिनिमम रिफ्लक्स. दीज आर द टू एक्सट्रीम्स, द मिनिमम एंड द टोटल रिफ्लक्स, एंड वी हैव टू फाइंड समवेयर इन बिटवीन. रिफ्लक्स रेशियो, अब तक हमने जो प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स किए हैं उनमें रिफ्लक्स रेशियो गिवन था, लेकिन रिफ्लक्स रेशियो आप अगर खुद कॉलम डिजाइन कर रहे होंगे तो जाहिर है आपको ये तो पता होगा XF क्या है, आपको पता होगा कि आपके लेट से किसी हीट एक्सचेंजर से आ रहा है या किसी और प्रोसेस इक्विपमेंट से आ रहा है, यू विल नो कि आपकी फीड में क्या कंपोजिशन है. ठीक है. अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कितनी लेट्स से 99.9% प्योर एथेनॉल चाहिए या बेंजीन चाहिए. ठीक है, वो आपने खुद डिसाइड करना है. तो XF, XT, XW ये खुद आपने डिसाइड करना होता है, लेकिन R आपकी सहूलत के लिए अब तक जो एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स किए थे वो गिवन थे, बट R इज ए ऑपरेटिंग पैरामीटर, यानी कि वो चेंज हो सकता है. और उसी पे हमने काफी मतलब कि डिस्कशन जो आज की हो रही है वो भी हो रही है कि हमने R को ऐसे चूज करना है कि आपका कॉलम ऑपरेट करे, और आगे हम उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी देखेंगे कि इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है. तो अभी तक हम, अच्छा, two important deductions may be made. ये conclusions हैं. Firstly, that the minimum number of plates is required for a given separation at conditions of total reflux. अगर totally reflux है, कोई product नहीं ले रहे तो बहुत कम प्लेटों से हो जाएगा काम, लेकिन ये भी possible नहीं है. And secondly, that there is a minimum reflux ratio below which it is impossible to obtain the desired enrichment, however many plates are used. Right? So there is a minimum reflux ratio, impossible many plates का मतलब ये कि infinite मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि you can call them infinite. So we will never look for minimum reflux ratio. तो इन दोनों के दरमियान हमने इसको ऑपरेट करना है. अब हमें अगर मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का ही पता चल जाए तो हमें जाहिर है काफी आइडिया हो जाता है ना कि यार ये है हमारा बेंचमार्क, इससे ऊपर ही हमने जाना है. ठीक है. तो एक ये जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है उसकी कैलकुलेशन के लिए, उसकी कैलकुलेशन हो सकती है आसानी से यूजिंग द ग्राफिकल सॉल्यूशन. तो वो देखते हैं जरा. Calculation of the minimum reflux ratio. Now figure 11.17 represents conditions where the Q line is vertical, और Q line vertical कब होती है? When the feed is liquid at its boiling point. And the point T lies on the equilibrium curve and has coordinates XF, YF. The slope of the line AE is then given by, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप क्या है, होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इज इक्वल टू r ओवर r प्लस 1. तो उन्होंने स्लोप को डिफाइन किया बाय rm ओवर rm प्लस 1. क्यों? क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, ये इस AE लाइन को की बात करें. अब AE पे अगर आप नजर डालें तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि y2 माइनस y1 वो क्या होंगे? xd माइनस XF या YF. So
एक्स टी माइनस वाई एफ ओवर, और इसके x क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, ये यानी कि एक्स एफ एंड एक्स टी, सो एक्स टी माइनस वाई एफ ओवर एक्स टी माइनस एक्स एफ, दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ए ई लाइन. सो अब इसको जरा रीअरेंज करके और वो करके आर एम की वैल्यू निकाली जा सकती है, दैट इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वाई एफ ओवर वाई एफ माइनस एक्स एफ, राइट. अच्छा, अब सेकंड जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो क्या है कि इफ द क्यू लाइन इज हॉरिजॉन्टल, द एनरिचमेंट लाइन फॉर मिनिमम रिफ्लक्स इज गिवन बाय AC एंड AC हैज कोऑर्डिनेट्स दिस. और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम वर्टिकली नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ वर्टिकली पहले हम गए थे और AE लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है. अब हम जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली बिकॉज आपके पास वेपर की फॉर्म है फ्लूइड कंडीशन. तो यहाँ अब now it is touching the equilibrium curve at point C, and we will have the coordinate, we will use the coordinates of line AC. So Rm over Rm plus 1 is equal to xd minus yc, just like this, and xd minus xc. So we will have this equation, Rm is equal to this, minimum reflux ratio के लिए. तो अगर ये वैल्यूज आपके पास गिवन हो तब आप यहां से इजीली फ्रॉम द ग्राफ यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज. लेकिन इसका जो ज्यादा आसान सॉल्यूशन है, अब हम ग्राफ तो तब ड्रॉ करेंगे ना जब हमारे पास काफी कंडीशंस हो और टॉप ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करके, और फिर इसका जो अंडरवुड एंड फेंस्की हैं उन्होंने बहुत सी इक्वेशंस दी हैं जिनसे ना सिर्फ ये कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैलकुलेट हो सकती है फ्रॉम द ऑपरेटिंग कंडीशंस, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स at total reflux, number of theoretical plates at total reflux. So अब इसको पढ़ते हैं जरा, Underwood and Fensky equations. For ideal mixtures or where over the concentration range concerned by the relative volatility may be taken as constant. अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वहीं पे होल्ड होती हैं इक्वेशंस जहां पे रिलेटिव वोलेटिलिटी में बी टेकन एज कांस्टेंट. अब कुछ सिस्टम्स के लिए कांस्टेंट होगी. रिलेटिव वोलेटिलिटी होती क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बाइनरी कंपोनेंट्स हियर. मल्टी कंपोनेंट में फिर हम देखेंगे, वैसे हम उसमें भी रिलेटिव एक कंपोनेंट को बना लेते हैं एज की कंपोनेंट. लेकिन बाइनरी कंपोनेंट में क्या होगा कि दोनों की वेपर प्रेशर का रेशियो, ठीक है. अब वेपर प्रेशर का रेशियो जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट ही रहे. अब मे बी बेंजीन और टोलीन का अगर वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स उनकी लिनियरिटी है, यानी कि जितना बेंजीन के वेपर प्रेशर पे फर्क पड़े टेम्परेचर के साथ, उतना ही उसी एक्सटेंट से टोलीन के वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर के साथ, देन द रिलेटिव वोलेटिलिटी विल बी कांस्टेंट ओवर द एंटायर टेम्परेचर रेंज. समझ आई? तो इस कंडीशन में ये अंडरवुड और फेंस्की इक्वेशंस को अप्लाई किया जा सकता है. कुछ का ऐसे होता है कि हम दो अगर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं और उनके जो वेपर प्रेशर्स हैं वो टेम्परेचर से उनकी उन दोनों की जो रिलेशन है, देयर वेपर प्रेशर्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो दोनों की जो रिलेशंस हैं वो मैच नहीं कर रही, देन द रिलेटिव वोलेटिलिटी विल vary over the temperature range and we cannot apply the Underwood and Fensky equations with confidence. ठीक है, तो ये तो एक चीज जहन में रखनी जरूरी है. Now Rm may be obtained analytically from the physical properties of the system as discussed by Underwood. तो इसमें सिंपल इन्होंने इक्वेशंस के जरिए वो निकाल ली हैं जो आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है. तो जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइनल इक्वेशन. तो इन्होंने ये किया है, thus if xn(a) and xn(b) are the mole fractions of the two components a and b in the liquid on any plate n. अब यहाँ पे रिमेंबर करें कि a और b इन इक्वेशंस में आगे जो हम पढ़ेंगे वो दोनों कंपोनेंट्स हैं. a आप सब समझ सकते हैं, a is the more volatile component and b is the less volatile component. ठीक है. Then a material balance over the top portion of the column above plate n gives, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और A के लिए और B के लिए. ठीक है.
फिर under conditions of minimum reflux, a column has to have an infinite number of plates. Alternatively, the composition on plate n is equal to that on plate n plus 1. यानी कि कोई फर्क नहीं आ रहा. अगर infinite number of plates हैं तो there will be very minute changes in the composition. We can neglect that change. So dividing both these equations, we have this, and then minimum reflux ratio की equation हमारे पास ये आ गई. Now in this analysis, alpha is taken as volatility of A relative to B. There is in general therefore a different value of Rm for each plate. In order to produce any separation of the feed, the minimum relevant value of Rm is that for the feed plate, so that the minimum reflux ratio for the desired separation is given by. अब हर प्लेट के लिए Rm की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, हमने जो अप्लाई किए n फिर n+1 वगैरह सब के लिए, लेकिन फॉर द फीड, क्योंकि हमारा जो एंटायर सिस्टम जो हम फीड उसमें दे रहे हैं उसके लिए क्या होगी Rm की वैल्यू. Rm will be equal to 1 over alpha minus 1 into x dA over x fa, देखिए n की जगह f डाल दिए, माइनस अल्फा x dB over x fb फॉर द फीड. तो ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन और आगे इसको जनरलाइज भी किया गया है. फॉर अ बाइनरी सिस्टम दिस बिकम्स एक्स डी ए ओवर, अब क्या किया कि b की जगह 1 माइनस एक्स डी ए और 1 माइनस एक्स एफ ए लगा दिया है. तो फाइनली दिस रिलेशन में बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y इज इक्वल टू अल्फा x ओवर 1 प्लस अल्फा माइनस 1 x. तो ये आपके पास रिलेटिव वोलेटिलिटी की इक्वेशंस हैं जिनसे अगर आपके पास इक्विलिब्रियम डाटा गिवन ना भी हो तब आप y x की वैल्यू आप 0.1 0.2 0.3 ले सकते हैं, और अगर अल्फा की वैल्यू पता है आपको, ये अगेन उसी के लिए है ना कि अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट द कॉलम, तो आप y की वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो Rm is equal to this. This is the important equation. 1 over alpha minus 1 xt over xf minus alpha 1 minus xt over 1 minus xf. अगर मैं बेंजीन और टोलीन को सेपरेट करना चाह रहा हूं और मुझे पता है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी थ्रू आउट द कॉलम ऑन एनी प्लेट will remain constant, let's say 2.5 या 5.1 रह रही है, तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा. XD और XF आप देख चुके हैं, हमने पे गिवन होता है, और अल्फा, बस आपको अल्फा चाहिए, XD चाहिए और XF चाहिए, और आप मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकाल सकते हैं. तो आपको आइडिया हो सकता है कि आपने इससे तो नीचे नहीं जाना ना, इस पे जाना है, इससे ऊपर ही आप लेके जाएंगे उसको, ठीक है, रिफ्लक्स रेशियो को रखेंगे. तो आप आगे देखते हैं जी, द नंबर ऑफ प्लेट्स एट टोटल रिफ्लक्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये डेरिवेशन आसान भी थी, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नंबर ऑफ प्लेट्स एट टोटल रिफ्लक्स बाय यूजिंग फेंस्कीज मेथड. अब अंडरवुड मेथड में था मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, अब हम टोटल रिफ्लक्स यानी कि अनदर आइडियल कंडीशन, उस पे नंबर ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे? For conditions in which the relative volatility is constant, Fensky derived an equation for calculating the required number of plates for a desired separation. Since no product is withdrawn from the still, the equations of the top operating lines become this. तो वो निकाल दिया आपके पास जो D और सारी चीजें थी, तो ये बन गया आपके पास. अच्छा, फिर क्या किया, इफ फॉर टू कंपोनेंट्स A and B the concentrations in the still are, यानी कि जो नीचे वाला होता है जहां से ऊपर वेपर राइज करते हैं, are XS A and XS B, then the composition of the first plate is given by XA over XB. Again, A and B are the two components. XA over XB1 is equal to YA over YBS is equal to alpha S XA over XBS. ये जो इक्वेशन है, अगेन दिस इज द रिलेटिव वोलेटिलिटी इक्वेशन, ये आप पढ़ चुके हैं. रिलेटिव वोलेटिलिटी जो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी, और यही इक्वेशन अब आप हर नीचे वाली प्लेट पे अप्लाई करेंगे. सो ऑन फॉर प्लेट 2, फॉर प्लेट n आपके पास ये आ जाएगी. इफ एन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा यूज्ड, अब इसके अलावा इसके लिए ये जो सारी है अल्फा n-1 से लेके अल्फा s तक, इसके लिए अगर एवरेज वैल्यू यूज की जाए तो आपके पास सिंपल इक्वेशन ये बन जाती है. XA over XB on any plate n is equal to alpha average n XA over XBS. So in most cases total condensation occurs in the condenser, so that we have this, and then यहां से आप n+1 निकाल सकते हैं. तो n+1 यानी कि n है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन द कॉलम एट टोटल रिफ्लक्स. n+1 is equal to log
XA over XB D, XA over XB still over log alpha average। तो ये जो अल्फा एवरेज है, अगेन अगर आपके पास थ्रू आउट द कॉलम जो अल्फा की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रह रही है, या फिर अगर वेरिएशन आ रही है और हर प्लेट पे आपको पता है अल्फा की वैल्यू कैसे आ सकती है, अगर आपको कंपोजिशन मालूम हो जाए तो वहां से आप अल्फा एवरेज निकाल लें और सिंपली डिस्टिलेट और बॉटम प्रोडक्ट उस पे कंपोजिशन निकाल लें। डिस्टिलेट में कंपोजिशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स एंड द बॉटम प्रोडक्ट पे कंपोजिशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स। इससे इस आसान इक्वेशन से आपको द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स पता चल जाएंगी। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अंडरवुड और फेंस की इक्वेशन, अंडरवुड इक्वेशन आपको बता देती है मिनिमम रिफ्लक्स रेशो, इससे ऊपर ही रखना है आपने, और आपको फेंस की इक्वेशन बता देती है मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी रिक्वायर होंगी, जाहिर है उससे ज्यादा ही होंगी। So it is important to note that in this derivation only the relative volatilities of two components have been used. The same relation may be applied to two components of a multi-component mixture. ये हम आगे सेक्शन में देखेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो इक्वेशंस डिराइव किए हैं, देखी हैं, इनकी एप्लीकेशन, तो ये एग्जाम्पल 11.9 जो है वो उसमें हम देखेंगे, और फिर इसके अलावा ग्राफिकली भी इसको देखेंगे इन आवर प्रॉब्लम 11.21। तो अब देखें एग्जाम्पल 11.9, फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलीन कंसिडर्ड इन एग्जाम्पल 11.7, वही जो एग्जाम्पल 11.7 हमने देखी थी। तो XD is equal to 0.9, XW is equal to 0.1 and XF is equal to 0.4. So we are using the same parametric values as that given in example 11.7. If the mean volatility of benzene relative to toluene is 2.4, अब देखिए अल्फा इन्होंने फिक्स कर दिया 2.4, यानी कि वेपर प्रेशर of one component and divided by the vapor pressure of the second component is equal to 2.4 over the entire temperature range। ठीक है, What is the number of plates required at total reflux, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल लेनी है। तो अब बहुत आसान हो गया, जाहिर है ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, और डी में डिस्टिलेट में आपके पास जो ए हम समझ लें बेंजीन है, तो डिस्टिलेट में बेंजीन क्या है, उसमें गिवन है 0.9, डिस्टिलेट में टोलीन कितना होगा 0.1, स्टिल में टोलीन कितना होगा 0.9, और स्टिल में बेंजीन कितना होगा 0.1। अल्फा उन्होंने दे दिया है तो n+1 बस आसानी से आ जाएगा। तो n+1 इज इक्वल टू log 0.9 over 0.1, 0.9 over 0.1 log 2.45। So thus the number of theoretical plates in the column is 4, minimum number is 4, और हमने कितनी निकालनी थी 7, तो जाहिर है मिनिमम नंबर है ना, तो रिफ्लक्स रेशियो कितना रखा था 3, कोई मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो भी होगा, तो हम यहाँ पे मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो भी निकाल लेते हैं वैसे। तो ये हो गया 4 इज द मिनिमम वैल्यू, इससे ज्यादा ही आपने रखनी होती है। सो इफ द फीड इज लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इज गिवन बाय, ऑल्दो स्टेटमेंट में नहीं था लेकिन इन्होंने मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो भी निकाल लिया है। अब अगेन यूजिंग द इक्वेशन व्हिच वी हैव डिराइव्ड, RM इज इक्वल टू 1 over alpha minus 1 XD over XF। अब देखें अल्फा भी गिवन है 2.4, XD 0.9, XF 0.4, सिंपली आप पुट करें तो RM निकल आएगा विच इज 1.32। तो जो एग्जांपल 11.7 है जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कि रिफ्लक्स रेशियो 3 रखें तो नंबर ऑफ प्लेट्स निकालें, हमने 7 निकालनी थी। अगर हमें ना पता होता रिफ्लक्स रेशियो कितना रखना है, तो हम पहले ये देखते हैं कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कितना रख रहे हैं 1.32, ताकि आइडिया तो हो जाए कि इससे कहीं ऊपर जाना है हमने, इससे कम पे काम नहीं बन सकता। 1.32 के बाद हम फिर इसको देखते हैं 1.32 पे, और जो मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं वो हैं 4। देन वी स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर कि अगर 1.32 से ऊपर ही रखना है, 2 रखें कितनी होंगे, 2.5 रखें, फिर 3 रखें, किससे आपके पास फिर हमारे पास बहुत सी डिजाइन कंसिडरेशंस आ जाती हैं जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफ्लक्स रेशियो, यानी कि उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करते रहते हैं 2 पे क्या होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, वहां से फिर एक केमिकल इंजीनियर अपनी सारी नॉलेज यूज करके उसकी एनर्जी एनालिसिस करके इकोनॉमिक एनालिसिस करके निकाल लेता है कि व्हाट इज द बेस्ट डिजाइन
द मोस्ट ऑप्टिमम डिजाइन एंड द मोस्ट इकोनॉमिक डिजाइन क्या हमने रखना है. So this gives a very good idea if we obviously do not have the value of reflux ratio while we are designing a distillation column from scratch. अच्छा, अब हम इसमें पहले जो एग्जांपल्स वगैरह करते हैं वो देख लेते हैं. एक और बल्कि प्रॉब्लम 11.21 थी, वो देखें. सॉल्यूशन जो है ओके. अब इसमें 11.21 में अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने ए और बी कर लिया था. कैलकुलेट बाय सॉरल्स मेथड द कंपोजिशन ऑन द सेकंड प्लेट फ्रॉम द टॉप एंड यूजिंग द मिकेप-थिल मेथड डिटरमिन द नंबर ऑफ प्लेट्स. अब सी पार्ट को क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पॉसिबल. इसमें जो इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं उनसे मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकल नहीं सकता. क्यों? क्योंकि अल्फा वैसे गिवन नहीं है, लेकिन अल्फा अगर जैसे 2.4 उन्होंने गिवन दिया हुआ है. एक तो ये है कि अगर हम 2.4 यूज कर लें उससे भी निकल आएगा, लेकिन ग्राफिकली भी हम निकाल सकते हैं. तो देखें सी पार्ट, the minimum reflux ratio corresponds to an infinite number of plates. This condition occurs when the top operating line passes through the intersection of the Q line and the equilibrium curve. This line is seen to give an intersection of the y-axis equal to 0.375. अब देखें इन्होंने बनाया था और उसके लिए क्या किया इन्होंने कि ये जो लाइन है ना इसको पास कर दिया वो AE, रिमेंबर AE लाइन जो उसमें कूलसन रिचर्डसन की बुक में, तो इसको पास कर दिया जो वर्टिकली XF से गुजार गया. ये XF की वैल्यू है 0.4, तो इसको वर्टिकली अगर आप इक्विलिब्रियम कर्व पे लेके जाएं तो ये पॉइंट बनता है, राइट. तो इस पॉइंट से तो देखें अब ये XF की जो लाइन है ना इसमें से गुजारेंगे, इसको गुजार के आप ले गए ऑन दी वाई एक्सिस, तो ये आपके पास है XD ओवर RM प्लस 1. क्योंकि अब 0 एंड जो y कोऑर्डिनेट होता था वो क्या था, XD ओवर R प्लस 1, एंड फॉर द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इट विल बी XD ओवर RM प्लस 1. इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आप 0.375. वी नो XD, तो RM की वैल्यू सिंपली आ जाएगी फ्रॉम द ग्राफिकल सोल्यूशन. 0.375 is equal to XD over RM plus 1 and RM is equal to 1.53. तो अगर आपके पास यहाँ पे देखें we did not have relative volatility, it was not given, so graphically भी हम निकाल सकते हैं minimum reflux ratio की वैल्यू. और फिर इसी को यूज करते हुए उन्होंने देखें डी पॉइंट में फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स. सो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स मींस एट टोटल रिफ्लक्स. तो यूजिंग द अंडरवुड फेंस की इक्वेशन n plus 1 is equal to log XA over XBG, XB over XA S log. तो 2.4 ही यूज किया है. अब डिस्टिलेट में उन्होंने खुद दिया हुआ है 0.95 है, देखिए 95 मोल परसेंट, और वेस्ट में 5 मोल परसेंट है. सो 0.95 और 0.05, 0.95, 0.05, तो n आ जाएगा 6 प्लेट्स. तो मिनिमम प्लेट्स कितनी है, 6. हमने कितनी निकाली थी बाय मिकेप-थिल मेथड, 8 थ्योरेटिकल प्लेट्स, क्योंकि उन्होंने खुद रिफ्लक्स रेशियो दे दी होगी 4. तो जब 4 दे दी तो फिर 8 रिक्वायर्ड है, मिनिमम थी 1.53.